Hello, Namaste, welcome back to my channel Tirthankar Jana Unplugged, wherein we do talk about the most important things happening in India and across the world. I hope you are doing well और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक जो कि मैं सीरियसली लेता हूँ एंड आई एम यूजिंग दैट टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ माई चैनल. सो अगेन अ बिग थैंक यू. वेल, मेरा जो लास्ट वीडियो था ऑन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में तो वीडियो बनाया, आप प्रधानमंत्री के ऊपर कब वीडियो बनाए? तो चलिए आज प्रधानमंत्री के बारे में ही वीडियो बनाते हैं. देखिए, वी ऑल हैव आवर बायसेस, वी ऑल हैव आवर ओन लीनिंग्स and affiliations, but I do believe that as an analyst and as a commentator I will talk on almost everything. I won't mince my words when it comes to the Prime Minister, and there you go. So in this video I'll be talking about a few things which I believe that the Prime Minister and his government are not doing as well as we had hoped them to. क्योंकि देखिए, if anything good happens, we give him all the plaudits. If anything is not working well, obviously he should be held accountable, and that's how a democracy functions. So there you go. Without further ado, let's start. So वीडियो के मुद्दे में आने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहता हूँ. कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत खास व्यक्ति हैं जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ. वो एक ऑटो में जा रहे थे, लाइक ऑटो रिक्शा में कहीं जा रहे थे. उनका एक आदत है कि वो कोई भी ओला, उबर या कोई भी ऑटो रिक्शा में जब वो बैठते हैं, ही डज टॉक टू द ड्राइवर एंड ही ट्राइज टू गेट ए जनरल फील of what the country thinks of the government, of the state government, the prime minister, the overall mood of the country. Now, he is not a psychologist. उनके पास उतना डेटा नहीं है, ना ही with regards to the number और representation कि वो एक ओपिनियन पोल करके बता दे कि अगला चुनाव में कौन जीतने वाला है. But yes, he gets a general mood of the nation, like where it is headed towards. So the auto वाला भैया told him कि not at all happy with the government. ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी आमदनी जितनी थी उतना ही रह गई है, खर्चा बढ़ गए हैं, बहुत घमंडी सरकार हो गई है. So and this was not a one-off. He has got this feedback from many people across the strata and in different places. Now, let me tell you something. That person was me, because I have this habit. I do talk to people to get a general mood. Having said that, let's delve to our topic of the day. And I have 5 points, 5 very important points. Obviously, there could be more, but in my opinion, these are the 5 very important points. So, let's start. Number 1 point. Mr. Prime Minister, you and your government should listen and interact with people more. आप चुनावी सभा में तो जाके बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बट उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है. A small example, E20 fuel. Now I support the idea of E20 fuel principally. हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं काफ़ी स्केप्टिकल हूँ, एंड द मेन रीज़न इज़ द बैड कम्युनिकेशन. आपका जो मिनिस्ट्रीज है, दिस E20 इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड हाईवे मिनिस्टर. ऑब्वियसली ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट. दोनों की ओर से द कम्युनिकेशन हैज़ बीन एब्सोल्युटली शैम्बोलिक. तो इसमें हुआ ये है, एक तो इट हैज़ एडेड टू द कन्फ्यूजन. सेकेंड, जो काफ़ी गलत न्यूज़ यहाँ वहाँ फैल रहे हैं, काफ़ी जो फेक न्यूज़ फैल रहा है, उसको आप काउंटर नहीं कर पाए हैं.
So all of these have added to a perception that E20 is not good. So it's very important कि आप प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए. आई डोंट मीन कि प्राइम मिनिस्टर आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बट कोई भी आप स्कीम जब अनाउंस कर रहे हैं, कोई भी आप पॉलिसी ला रहे हैं, मेक श्योर दैट द मिनिस्ट्री इज होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज़ को बारीकी से बोलना बहुत ज़रूरी है. उसमें होगा ये कि आप जो आपका मिनिस्ट्री जो कम्युनिकेट करना चाहती है वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंच सकती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन है इट इम्प्रूव्स. आप मन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, बट प्लीज़ कीप ए वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग ऑन योर माइंड दैट द ओवरऑल कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड. इवन इन टर्म्स ऑफ द FCRA बिल, जो कि हालांकि अभी तक आया नहीं है, जो आपने ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया है, उस पर भी काफ़ी अफवाहें फैली है. एंड आई बिलीव योर गवर्नमेंट इज द मोस्ट कल्पेबल व्हेन इट कम्स टू दिस, कि आपका ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इज नॉट गुड. माई सेकेंड पॉइंट इज द एजुकेशन पॉलिसी. नाउ 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, 3 दफा से आपकी सरकार बनी है. आपने इस दौरान काफी अच्छे काम किए हैं. आपका जो बिगेस्ट डिक्टेटर्स है, प्रोबेबली शायद वो भी इस चीज को एडमिट करेंगे दैट देयर हैज बीन सम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क डन. बट व्हाट इज मोस्ट डिसअपॉइंटिंग हियर इज इतने साल के बाद भी आप सबसे कम इंपॉर्टेंस दिए हैं एजुकेशन. इन माय ओपिनियन 2014 में जब आपने सरकार संभाली थी, आपको तभी एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाहिए था. आपने वो नहीं लाया, आप उसको सबसे लास्ट के लिए रखे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपने लाई है, बहुत अच्छी बात है. उसके पहले सन 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था. तो 34 इयर्स बाद आपने लाया, ये बहुत अच्छी बात है. बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हैज़ नॉट बीन गुड एट ऑल. देयर इज अ जनरल सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट and lack of communication and chemistry between your government and especially the opposition ruled states. जब एजुकेशन की बात आए, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू एंड द opposition ruled states are on the same page because you need their cooperation. हालांकि let's not only point fingers at the opposition ruled states. आपके शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी सरकारी स्कूल्स की हालत कोई कुछ खास बहुत अच्छा नहीं है. आप उस पर भी जरूर ध्यान दीजिए. एजुकेशन पे जब हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ और पहलू देना चाहता हूँ, जैसे लैक ऑफ रिसर्च और उसका फंडिंग. जो सोशल साइंसेस स्ट्रीम्स हो गए और जो जनरल रिसर्च की लाइन्स है, ये देखा गया है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उस पर जो रिसर्च की फंडिंग है वो काफ़ी कम हो गई है. Which is why we see many students who opt for research, they are going overseas. It is adding to the brain drain. We should not be doing that. We should be hoping that these young brains, they stay in India and do their research. My next point is on paper leaks. Well, this is much publicized and this is much talked about. Paper leak is a menace, and I really hope you now implement the Radhakrishna committee suggestions. You have empowered a high technical committee to look after the menace of paper leak and how to combat it. I really hope they work on it well. And ये paper leak का जो मसला है, ये हमेशा के लिए हल हो जाए. At the same time, मेरे लिए आपको एक और सुझाव है, that is the burden of government jobs and competitive exams. Now we know the lure of a government job in India. वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव है. आज भी पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, द लेंथ एंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, वो आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके अपना प्रीसियस टाइम दे आर गिविंग अवे देयर रिसोर्सेस, देयर हार्ड अर्न मनी अपने पेरेंट्स का इन दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, होपिंग टू गेट ए सरकारी नौकरी. नाउ वी ऑल नो द रियलिटी ऑफ इट. डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत कम है. तो इसमें होता ये है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो साल पे साल तो बर्बाद कर रहे हैं
लेकिन उसका उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि आप नंबर ऑफ जॉब्स को और बढ़ाएं। आप ऐसा न करें कि सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो ज़िंदगी खराब हो गया, आप ये वाला चीज़ मत कीजिए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें सुधार लाएं। आप जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो कोचिंग माफिया है, उसको आप रिन्यू करें। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, हमें जो लगता है कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही सब कुछ है, ये वाली मेंटेलिटी हमें नहीं रखनी चाहिए। वन डे ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम should not determine your entire life or career. We should come out of it. So it's very important that our education policy is formulated in such a way that government exams and competitive exams are made little bit less important. At the same time, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे वोकेशनल ट्रेनिंग पे काफ़ी फोकस किए हैं, विच आई थिंक इज़ अ रियली गुड आइडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑल्सो टेक अप कोर्सेज लाइक म्यूज़िक, कंपोजिशन या आर्ट्स हो गया, पेंटिंग हो गया, इस पे वो आगे बढ़ के अच्छा काम करें। दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ अ गुड स्टेप। आई होप दिस इज़ एनकरेज्ड। नाउ माई थर्ड पॉइंट हियर इज़ जॉब्स। नाउ इंडिया जैसे कंट्री में महंगाई और बेरोजगारी ये दो तो पेरेनियल इश्यूज है। सो जॉब्स के मामले में माई मोस्ट पर्टिनेंट पॉइंट हियर इज द क्वालिटी ऑफ जॉब्स। नाउ सी व्हाई आई से क्वालिटी ऑफ जॉब्स इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग हियर इज बिकॉज 42.6% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एवरी ईयर they are found not suitable of getting a job technically। तो इसमें हो ये रहा है कि आपके पास डिग्री तो है, आपके हाथ में डिग्री है, आप कॉलेज से पास आउट तो कर रहे हैं, लेकिन आप में वो स्किल्स नहीं है जिसके मुताबिक आपको जॉब मिल सकता है। दैट इज वाई वी सी मेनी ऑफ दिस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दे आर रिसोर्टिंग टू एंड ऑप्टिंग फॉर जॉब्स वे बिलो द लेवल ऑफ व्हाट दे हैड एस्पायर्ड टू। वो चपरासी का जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। नाउ आई एम नॉट डिमीनिंग द जॉब ऑफ ए चपरासी, कोई भी जॉब बड़ा छोटा नहीं होता है, बट द पर्सन हु स्टडीड इंजीनियरिंग, जो अपना इतना ख्वाब देख के वो इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, ऑब्वियसली ही शुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, द थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI। नाउ आई एम फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड एंड आई यूज AI extensively. I believe AI is a boon and we must embrace it. Having said that, it is very important that we have a proper AI plan in place. AI का थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए आपका क्या प्लान है, आपका सरकार का क्या प्लान है कि इस पे जॉब्स पे असर ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। फ्यू मंथ्स बैक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर नागेश्वरन, he had said that the government should look at jobs like plumbing, welding, etc. Now, he was derided for it, but he made a very good point. Like these are the type of jobs जिसका कभी भी AI का कोई असर पड़ेगा ही नहीं। ये जॉब्स का डिमांड हमेशा से ही रहेगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी वर्क ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर इन दिस कंट्री। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई बंदा अगर प्लम्बिंग का काम कर रहा है या वेल्डिंग का काम कर रहा है दैट इज इन्फीरियर। हमें इस मानसिकता से दूर आना चाहिए। आई हैव फ्यू अदर पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू जॉब्स। जैसे आपके सरकार ने और स्पेशली आपके नाम पे कुछ स्कीम्स है। आई विल गिव यू द नेम्स। PM कौशल विकास योजना, that is supposed to increase the skill level of people. PM Setu Yojana, that is used to upgrade the ITIs. PM Daksh Yojana, that is meant to upskill the skills of the SC
OBC एंड सैनिटाइजन कम्युनिटी पीपल। ये जो तीनों स्कीम्स है, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों स्कीम्स का जो नेट रिजल्ट है दैट इज नॉट एट ऑल गुड। आई एम नॉट गोइंग इन टू फिगर्स, क्योंकि ये फिगर्स काफ़ी जगह में अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग नंबर्स में पढ़ा हूँ, बट द ओवरराइडिंग थीम इज दैट दीज स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट हैज़ नॉट बीन गुड। आपका जो इंटेंडेड आउटकम था वो आउटकम दिख नहीं रहा है, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए। फ्यू मोर डैमनिंग नंबर्स आई हैव, I already told you 42.6% of engineering graduates are felt that they are not deemed worthy of a job in their own respective fields. जो हमारा अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 5.5%, ये जून 2026 का नंबर है। एंड माइंड यू, ये जो नंबर्स होते हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाता है, दैट इज दिस इज बीइंग कंपेयर्ड टू 2025 जून। सो 2026 जून में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.5%। नाउ ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन है 51.4%, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 पीपल इन इंडिया 51.4% पीपल आर वर्किंग। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हालांकि क्रेडिट टू यू, वो 6.6% है, डाउन फ्रॉम 7.1%। रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अक्रॉस मेल्स, फीमेल्स, अर्बन एंड रूरल एरियाज मोर और लेस सेम रहा है, विच प्रूव्स दैट एक साल में आपका जो जॉब मार्केट है दैट हैज नॉट ग्रोन एट ऑल, दैट हैज नॉट एक्सपेंडेड, हालांकि इट हैज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड एज वेल। नाउ ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारा जो इकोनॉमी है उस पर हमें वी शुड बी प्रोड्यूसिंग 20 million jobs. We are only producing 4 to 5 million jobs a year. So there is a massive shortage here, and we must work hard to bridge this gap. Now see, we are an economy that is growing, absolutely no doubt about it. We are growing at 7 to 8%, which is the fastest growing economy in the world. But the most unfortunate thing is that we are a jobless growth wala economy. That is, while our economy is growing, but adequate number of jobs हम produce नहीं कर पा रहे हैं, simultaneous number of jobs हम produce नहीं कर पा रहे हैं। इसका काफ़ी सारे वजह है। एक तो ये है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव मॉडल, AI का थ्रेट है, इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वाई जितना हमारा नंबर ऑफ जॉब्स होना चाहिए उतना नंबर ऑफ जॉब्स हम प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वाई स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्कीम्स है आप वो स्कीम्स को रिविजिट कीजिए ऑन द ग्राउंड, मेक श्योर दैट दीज स्कीम्स आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। माई फोर्थ पॉइंट इज, and this is something that is not much talked about, it is little bit contentious and controversial in my opinion, but it is simmering behind the scenes. It is the issue of reservation. Now I am pragmatic enough to know that due to political compulsions reservation is not going away in my lifetime at least, वो कभी नहीं जाने वाला है। पर इसका जो एक बैकलैश होता है we are witnessing that. आप अगर ध्यान दिए होंगे पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और जो अपर कास्ट लोग हैं दे आर प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स। देयर इज ए क्लियर सेंस ऑफ डिसएंचेंटमेंट एंड देयर इज ए क्लियर केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विजिबल इन देम। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने UGC regulations लाए थे, which was absolutely draconian and discriminatory towards the UC and GC categories. ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगवा दी, but the damage was already done and your government they did not do enough to combat the narrative which was already in place.
and trust me, this is something which could really escalate going ahead. As I told you, I am pragmatic enough to know that reservation is not going away. I have a radical plan here. Let me give you that plan. अभी देखिए, जो एग्जिस्टिंग ढांचा है रिजर्वेशन का, दैट इज 27% फॉर ओबीसी कम्युनिटी, 15% फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, 7.5% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, जो कि आप ऐड कर दें ऑलमोस्ट 50 हो रहा है. ऐड द 10% ईडब्ल्यूएस, जो कि टोटल 60% हो रहा है. नाउ मान लीजिए कोई एक कॉलेज है जहाँ पे 100 सीट्स है, 100 सीट्स है, ठीक है. 60% मतलब 60 सीट आपका भर गया, बाकी रहा 40 सीट. Those 40 seats have to be filled by merit and that is open to everyone irrespective of their caste. Now what my suggestion is, आप ये जो 60 है, आप वो 60 को इंटैक्ट रखिए, लेकिन आप नंबर ऑफ सीट्स जो है उसको 100 से आप फॉर एग्जांपल 200 तक बढ़ा दीजिए. 200 तक बढ़ाने से ये होगा कि ये जो 60 है, जो ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, वो 60 में से 60 तो रहा ही, लेकिन 200 माइनस 60 जो 140 सीट्स है, वो आप ओपन टू ऑल कर दीजिए. दैट शुड बी डिसाइडेड एब्सोल्युटली ऑन मेरिट. आई होप यू कंसिडर दिस. दिस इज अ बिट ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन फॉर द वुमेन रिजर्वेशन with respect to the delimitation bill. It is very similar to that. And ये जो रिजर्वेशन है, इसका जो एक detrimental effect है, we see it everywhere in the jobs and in education as well. Small example, काफ़ी सारे IITs में सीट्स जो है, मतलब जो फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी, उसमें वो स्लॉट्स भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो रिजर्वेशन पॉलिसी इतना फ्लॉड है कि वो नंबर ऑफ जो सीट्स है फॉर द फैकल्टी, जो रिजर्व्ड सीट्स है, वो भर नहीं पा रहे हैं. विच इज़ वाई काफ़ी सारे सीट्स खाली पड़े हैं, फैकल्टी पोजीशंस खाली पड़ी हैं. सो एज यू सी, वन फ्लॉड पॉलिसी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अदर थिंग्स एज वेल. Again, I am not asking you to jump reservation in one go, but at least start a debate so that it is little bit tweaked and there are some reforms brought in the reservation. My last point here is the local level governance. Now I understand ये जो municipality है पंचायत से, ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है. इस पे आप डायरेक्टली ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है. बट आपके पास 22 राज्य है, आई मीन आपके पार्टी के शासित 22 राज्य हैं और आपके गठबंधन, आपका अलायंस पार्टनर के साथ मिला के टोटल आपका 22 राज्य है. वाई नॉट टेक एन इनिशिएटिव, वाई नॉट टेक ए लीड एंड आप अपने स्टेट्स में लोकल लेवल गवर्नेंस को आप इम्प्रूव कीजिए. दैट वुड सेट ए बेंचमार्क फॉर अदर्स एज वेल. इस पे आप क्या कर सकते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो ये है आर्टिकल 243G दैट टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज एंड लोकल लेवल गवर्नेंस. आप उसको अमेंड कीजिए, आप उसको अमेंडमेंट करके गिव मोर पावर टू द म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत. आप उनको पावर दीजिए कि दे गो अहेड एंड दे कुड लेवी टैक्सेस. जो मेयर है, कमिश्नर है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का, आप उनको और एम्पावर कीजिए, आप उनको और पावर दीजिए. और उनको जो फंड्स मिलती है, आप ऐसे करके एक अमेंडमेंट कीजिए कि फाइनेंस कमीशन जो फंड्स डेवल्यूट करता है वो डायरेक्टली म्यूनिसिपैलिटीज को जाए, नॉट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स. ये अमेंडमेंट लाना बहुत आवश्यक है, बिकॉज आवर सिटीज दे आर एन एब्सोल्यूट मेस. ऑल आवर सिटीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सॉर्ट आउट आवर सिटीज. बिकॉज आप अगर सिटीज़ के हाल ठीक कर देंगे तब गवर्नेंस इंप्रूव होगी और वो इकोनॉमी पे भी उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा. आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ योर स्कीम्स व्हिच यू ब्रॉट. स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, अटल मिशन
rejuvenation and urban transformation that is used for transforming the urban areas and water sewage treatment. इन सारे schemes में we see a not very good returns. ये सारे schemes का mixed results रहे. जो intended outcome था वो outcome हमें नहीं दिखा. So it's very important that you work on all these schemes. You revisit these schemes and make sure that the local level governance is taken care of. So now let's come to the inference. Well, after 12 years of you being in power, some sort of anti-incumbency, fatigue and restlessness is expected. But at the same time, the accountability from your end has to increase. Because people, they are becoming more and more aspirational. Now, you have done some stupendous work. आपका जो सोशल स्कीम्स है वो घर घर तक पहुंचा है. बट अभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम पीपल टू बी हैप्पी विथ व्हाट दे गॉट फ्यू ईयर्स बैक. द सेम पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर एस्पिरेशनल. उनका जो एस्पिरेशन है, उनका जो लाइफ की उम्मीदें हैं वो बढ़ रही है. दैट हैज़ टू बी मेट. हालांकि ऑल इज नॉट लॉस्ट. I believe your government does a lots of course correction. I really hope you work on it. This is from a concerned citizen and I really hope that we will see the results in the next few years. Having said that, please do let me know, I am talking to you my audience, what do you make of this video? आपको क्या लगता है और क्या क्या बेटर हो सकता है? आपको क्या लगता है किस पॉइंट में मिस कर दिया? Please do let me know in the comments. I'll be more than happy to read your comments. And again, please do like and subscribe my channel. स्वाधीनता दिवस आने वाली है, 15 अगस्त आने वाली है. I wish you a very very happy Independence Day in advance. Let's work together to make this country a far better country. Having said that, thank you. Jai Hind. Namaste.